They started ना recording. हेलो. यस सर. ओके सर, ठीक है. क्या बोले? मैच स्टार्टेड. क्या मैच का? अच्छा, चलो. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर. अच्छा देखो, फाइनेंस में हम लोग लास्ट क्लास मैंने ट्यूसडे वाले क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे वर्किंग कैपिटल, और उससे पहले हम लोग का कुछ होमवर्क डिस्कशन या कैलकुलेशन चल रहा था रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग. तो जस्ट फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ. ये जो होमवर्क था ना कैपबज का, जो लोगों का कैपबज पूरा कंप्लीट हुआ है, कैपबज में हम लोग ये गामा लिमिटेड क्लास में ही कर चुके थे. लास्ट क्लास में सिम्फोनी लिमिटेड का जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में प्रॉब्लम में आ गए थे, बाद में उसका सोल्यूशन आ गया था. दर्श को शायद नहीं पता है. हाँ सर. हाँ, तुम और क्लास में नहीं आए, ये लोग आया था तो मैं बोल दिया था. तुम भी एक बार आज जाने के टाइम पे मेरे से एक बार सुन के चले जाना कि कहाँ गड़बड़ हुआ था, वो ठीक हो गया. ठीक है. अच्छा, सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है. माने ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड का क्वेश्चन है ना, इट्स सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चंस को समझ चुके थे सिम्फोनी को, तो फिर ये वाला क्वेश्चंस भी हो जाना चाहिए. और कंपेरेटिवली इजी है, कंपेरेटिवली इजी है. हाँ, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है. ये मैं बाद में इसको कवर करता हूँ. फिलहाल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्कशन चल रहा था, मैं उसी में कंटिन्यूएशंस करूंगा और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर आज थोड़ा स्टार्ट होगा. मैंने जो भी टॉपिक चल रहा है उसके बेसिस पे. कब कब भेज दिया है तेरे को? तो भेज दिया था, ठीक है, फिर से भेज देंगे. पहला मॉड्यूल तो वही था. तो उसके बिना एफएम होता नहीं है ना, इसलिए. अगर किसी को टाइम वैल्यू अब नहीं पता तो फिर वो एफएम में ना अपने आप को बना नहीं पाए. आपको ये भी बनाने के लिए देखना था. फिर करना है. अरे यार, क्या चला गया. एफएम के प्लेलिस्ट पे स्टार्टिंग में तुमको टीबीएम मिलेगा. टीबीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से तभी जाके तुम. आप प्लेलिस्ट बनाए क्या? हाँ, स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी तो कुछ है, बाकी का प्लेलिस्ट नहीं है. बहुत लोगों को देना है, मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, एक दो दिन में मिल जाएगा. हाँ हाँ, तेरे लिए ही बना रहा हूँ एक्चुअली. तेरे लिए ही बना रहा हूँ, एक साथ दे देंगे तेरे. दस मिनट बनाना भी. हाँ, उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, उससे बाद में किया. एक ही चीज है, कुछ अलग ज्यादा नहीं करा था. जितना पुराना है वो तो छोड़ कर. हाँ, चल आगे चल. वर्किंग कैपिटल में फोकस कर, जो मंगलवार स्टार्ट हुआ था. अच्छा देखो सर, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस के लिए लोन का जरूरत है, बिजनेस का प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है. मैंने कैपिटल बजटिंग में हम लोग बजट बना लेते हैं कि कितना कैपिटल का जरूरत है, क्या है, नहीं है. ठीक है. उसके अंदर जो वर्किंग कैपिटल वाला हिस्सा होता है ना, जैसे अगर आप कोई भी कैपबज का क्वेश्चन उठाओगे तो उसके बीच में मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो. ये रहा. इवन ये वाला जो क्वेश्चन था, जो दो क्वेश्चन हम लोग लास्ट 2 दिन से देख रहे हैं सर, एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक क्वेश्चन बाकी है. इवन ये देखो, बीच बीच में तुमको वर्किंग कैपिटल मिलेगा, वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹20 लाख. दिख रहा है ना. ये जो वर्किंग कैपिटल है, मैंने बिजनेस को रेगुलर फ्लो करने के लिए ये जो कैपिटल का जरूरत पड़ता है, ये कैपिटल को कैसे वो मैनेज करेगा. ठीक है. मैंने
सुनना आसान होता है या बोलना आसान होता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा का जरूरत है, बट उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको मैनेज करना। मैंने नहीं, हम मैंने बहुत लोग देखना बोलेगा कि नहीं मेरे पास पैसा का प्रॉब्लम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल का इश्यूज हो रहा है, तो थोड़ा फाइनेंस का जरूरत है। जरूरत तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत को अगर आपको किसी तरह से मिल भी गया, अगर आपको जरूरत के हिसाब से किसी तरह से मिल भी गया, तो मिलने से पहले तुम्हें उसको पहले तो पूरा उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि कहाँ कितना खर्चा करोगे, कैसे करोगे, पॉलिसी क्या है। फिर वो जाके जब तुम बैंक में डालोगे ना, तो फिर बैंक वाले उसके ऊपर बेस करके तुमको कैपिटल फ्लो का फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस सुनने में बस एक वर्किंग कैपिटल है, बट इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। चाहे 20 लाख हो या 200 करोड़ हो या 20 करोड़ हो, जो भी हो। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशन मिनट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसी के पार्ट को स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर अब धीरे धीरे एस्टिमेशन, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये सब में आगे आगे बढ़ना है। तो ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ज्यादा पुराना बात नहीं है, लास्ट वीक मंगलवार का ही बात है। ये देखने में काफी फॉर्म फॉर्मूला के पीछे मत पड़, सब समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए 3 हिस्सों में वर्किंग कैपिटल को बांट दिए थे। ओवरऑल WCN, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। उसके अंदर मैनेजमेंट का जो इन्वेंट्री पार्ट है, वो आप लोग मैम के पास कॉस्टिंग के क्लास में करते हो। ठीक है, EOQ वगैरह, तो वो हम लोग यहाँ पर और कवर नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत जो थियोरिटिकल पार्ट है एक बार देख लीजिए। तो कॉस्टिंग में भी जो है सेम टू सेम। फिर हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल के मामले में 3-4 पॉइंट को कवर अप किए। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल गैप। इसमें जो ग्रॉस का बारे में बात हुआ था, बेसिकली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माने करंट एसेट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माने करंट एसेट। फिर हम लोग करंट एसेट के डिटेल्स को थोड़ा सा लिख लिए थे। फिर आया था नेट वर्किंग कैपिटल, जिसका मतलब होता है टीए माइनस टीएल, माने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर उसके अंदर हम लोग 2 चीज और देखें, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर आगे बात करते हुए हम लोगों ने कोर करंट एसेट के बारे में भी बात की। कोर करंट एसेट माने कैश एंड स्टॉक, जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। माने अगर कोर करंट एसेट को टाइप ऑफ फिक्स एसेट भी कहा जाता है, बट इट्स नॉट अ फिक्स एसेट, पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स अ करंट एसेट, बट इसका नेचर ऐसा है कि जिसके कारण इसे फिक्स एसेट्स कहा जाता है। और ऐसे एसेट को फाइनेंस हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से करना चाहिए। तो फिर बाद में इसका एक कंक्लूजन आया था कि शॉर्ट टर्म sources which is part of current asset and funded by long term source of finance is known as net working capital or working capital margin। फिर इस तरह से हम लोग और 2 चीज के बारे में बात की। ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बात करते हुए हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात की, बैंक ओडी एंड सीसी। ठीक है, बैंक ओडी माने बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सीसी का मतलब हो गया कैश क्रेडिट। सीसी और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक लिया जाता है इन्वेंट्री के ऊपर और दूसरा दूसरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। माने अगर आपका बैंक के पास इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट देख के बैंक आपको जो लोन दे रहा है, दैट इज योर बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। और अगर आपका इन्वेंट्री माने आपका दुकान का स्टॉक, आप बैंक के पास बेसिकली एक तरह का मॉर्गेज तो नहीं बोला जा सकता, बिकॉज बोला बोला भी जा सकता है। यानी नॉर्मली बिजनेस लोन के टाइप, नॉर्मल पर्सनल लोन वगैरह में क्या होता है, आपको घर को मॉर्गेज करना होता है या कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लेते हो। सीसी अकाउंट का लोन जो है, मैंने बेसिकली सीसी लोन जिसको बोलते हैं, इस केस में क्या बोल रहे हैं कि आपका दुकान का स्टॉक देखेगा। सपोज आप जो भी चीजों का बिजनेस करते हो, वो स्टॉक देखेगा भाई इसके पास कितना स्टॉक है। फिर उसका एक मार्केट वैल्यू कर देगा कि भाई ये स्टॉक का मार्केट में क्या रेट चल रहा है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, माने मूविंग हालत में है कि नहीं है। ठीक है, एक्सपायरी तो नहीं हो गया, या फिर मार्केट नीड तो पूरा नहीं हो गया, मैंने आगे डिमांड है नहीं है, सभी चीजें वाइटल है। ऐसा नहीं कि कोई, हाँ बोल सकते हो, या ऑब्वियसली उसका इन्वेंट्री कितना जल्दी खत्म होता है। ठीक है, और उसका मार्केट नीड का डिमांड सप्लाई कैसे है, एकदम एग्जैक्टली सही बोला सर। तो ये सब चेक करके बैंक वाले उनको कैश क्रेडिट देता है। दोनों का ये है डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटीज ये है, जितना यूज होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। मानो 10 लाख का तुमको बैंक ने पास करवाया कि भाई 10 लाख का इनको सीसी या बैंक ओटी दे दिया गया, तुमने यूज किया 5 लाख, तो इंटरेस्ट 5 लाख पे देना है, 10 लाख पे नहीं। ठीक है, तो बिजनेस लोन की तरह एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। फिर उसमें और एक चीज पढ़े थे, कॉमर्शियल पेपर, जो बिग बिग कंपनीज करते हैं, जिसका क्रेडिट ओर्थ बहुत हाई होता है, जिसका नेट बने, जिसको बोलते हैं क्रेडिट ओर्डिनेंस,
ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस अगर हाई है तो वही कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकता है, मैंने अरे गहरे नथु कहरे नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके पास पैसा का दम हो, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में उनको अचानक से हाई अमाउंट का नीड हो, वो कर पाएगा। इसके बाद जो सबसे वाइटल एरिया धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए थे, दैट इज वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप का मतलब होता है करंट एसेट से जब स्पॉन्टेनियस करंट लायबिलिटी को माइनस किया जाता है, उसे कहते हैं गैप, वर्किंग कैपिटल गैप। और दिस इज द अमाउंट व्हिच द फर्स्ट व्हिच द फर्म यूज्ड टू रेज थ्रू अ मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसके ऊपर हम लोग मैंने एग्जांपल के थ्रू से भी बोले थे कि मिक्स्ड ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्यों करना होता है ना, मैंने क्योंकि ये एक ऐसा पैसा है इसके सिर्फ लॉन्ग टर्म होना है ऐसा बात नहीं है, तुम एक मिक्स्ड ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिला के कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए सर वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी के अंदर जो बात एक यहाँ पर किया जा रहा था सर, ये ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोला था? ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये ट्रेड ऑफ वर्ड का मतलब कोई मुझे समझा सकते हो? ट्रेड ऑफ क्या होता है और ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? ट्राई करेगा कोई मुझे बताओ। हम्म, बोलो। ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? और प्रॉफिटेबिलिटी मैंने प्रॉफिट अर्न करना है। हर बिजनेस का एक टारगेट होता है सर, कि लिक्विडिटी का मतलब इतना सिंपल, तो आप लोग जो बोल रहे हो वही है कि जब एक बिजनेस को कैपिटल का फ्लो दिया जा रहा है, मैंने जब उसका जरूरत के हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो लिक्विड हो रहा है ना, मैंने बिजनेस लिक्विड है, बिजनेस के पास इतना लिक्विड कैश है कि बिजनेस अपने आप को चला सकता है। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी होता है बिजनेस पे, हर बिजनेस को स्टार्टिंग में लिक्विडिटी मिलता है ना। स्टार्ट करो पापा से पैसा लेके करो या बैंक से, पापा से पैसा लेके करो या बैंक से, लिक्विडिटी तो मिल रहा है ना, छोटा बिजनेस हो या बड़ा, छोटा को छोटा की तरह लिक्विडिटी मिलेगा, बड़ा को बड़ा की तरह लिक्विडिटी मिलेगा। बट ये लिक्विडिटी से प्रॉफिटेबिलिटी का जर्नी इतना आसान काम नहीं है। ये जो लिक्विडिटी से प्रॉफिटेबिलिटी का जर्नी होता है, इसको बोला जाता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ को अगर मैं, एक बांग्ला याद आ रहा है, बोले बांग्ला में हम लोग इसको बोलते हैं भारसाम्य। ठीक है, भारसाम्य मैंने अच्छा चलो एक सिंपल इंग्लिश याद आ गया, बैलेंस। ठीक है, वही मैं सिंपल इंग्लिश ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। ठीक है, बैलेंस करना, कि तुमको इस तरह से बिजनेस को चलाना है ताकि एक भारसाम्य बना रहे। ठीक है, भारसाम्य माने सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मेरा बिजनेस में लिक्विडिटी रहेगा, पर धीरे 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 मुझे बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये बिजनेस के अंदर अगर प्रॉपर पॉलिसी फॉर्म हो तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो अब लोगों में लास्ट क्लास में बायजूस का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, किस तरह से वो लिक्विडिटी से लॉस की तरफ चला गया, प्रॉफिटेबिलिटी तो दूर की बात है। मार्केटिंग करेगा तो ठीक है, मार्केटिंग किया कि मतलब पैसा का कमी नहीं था उसके पास, अगर 4,500 वही तो मैं ऊपर से बीसीसीआई, वही बीसीसीआई। पैसे इलीगल मैसेज तो अच्छा मेसी को भी लिया, हाँ। अरे वाह। मैंने एक शाहरुख खान कम पड़ा था क्या? अच्छा, अब बीसीसीआई के साथ वो मेसी का पैसा शायद दे दिया है ये, ऐसे में नहीं मारेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, वो तो मुश्किल हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत दिक्कत हो जाएगा। बीसीसीआई का पैसा मारा हुआ है, बीसीसीआई अभी क्लेम किया है, उसको नोटिस भेजा है, और फिर नोटिस भेजा और फिर बाइजू ने कर्नाटका हाई कोर्ट में, क्योंकि उसका कंपनी बैंगलोर बेस्ड है, कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील किया है कि ताकि उसका वो जो पैसा है वो उनको छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। फिर कतार बेस्ड एक फंड हाउस है, वो बोला कि बाइजू का पर्सनल प्रॉपर्टी के रोक लगा दिया जाए, इंजंक्शन लगा दिया जाए, जब तक इनका सारा खेल समाप्त नहीं हो जाता, ये अपना पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके ऐसा ना हो कि विजय माल्या बन जाए। ठीक है, अभी तो ये इंडिया में ही है, पुराना जमाना होता तो अब तक निकल गया। पता नहीं आप लोग कुछ देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, मुझे तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। एक जमाना था जब लोग पैसा मार के भाग जाता था, आजकल पैसा तो मार रहे बट भाग नहीं पा रहे। कुछ देख पा रहे हो क्या?
तो भले ही मोदी पसंद हो ना हो, उससे अपना अपना है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कोई पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई गाली मारेगा, वो अलग चीज है। अब मैक्सिमम लोग पसंद कर रहे हैं बोल के देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। बट मोदी जी ने भी बोला था कि अगर मैं वापस आऊंगा तो ये माल्या इन लोगों को सजा दूंगा, वो नहीं दे पाया। ये भी बोला था कि ब्लैक मनी वापस लाऊंगा, नहीं ला पाया। इज ऑल्सो फेलियर इन दिस केस। बोला ही है, कर नहीं पाया। ऐसा भी बोला था कि भारत के हर एक लोगों को 15 लाख करके अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है, नहीं कर पाया। ठीक है, ये सब राजनीतिक भाषण है, सबको पता है। ठीक है, ये वास्तव में कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तुम इंग्लैंड में जाके माल्या को पकड़ के लाओगे, अब इंग्लैंड का पुलिस साथ नहीं देगा, तुम कैसे करोगे? इंग्लैंड में इंडियन पुलिस लेके जाओगे क्या? ठीक है। तो और भी आते हैं। तो जो भी हो, मुश्किलें बहुत है सर, लेकिन ठीक है, फेलिडिटी और सक्सेस लेके ही चलना पड़ता है। जो भी हो, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ समझ गए अंदर? तो बिजनेस का चैलेंज है कि किस तरह से ट्रेड ऑफ होगा। सो देयर आर टू सेक्शन इन वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, करंट एसेट पॉलिसी। ठीक है, करंट एसेट पॉलिसी माने बिजनेस के पास कितना करंट एसेट होना चाहिए, माने एक बिजनेस अपने पास कितना कैश, कितना स्टॉक मेंटेन करे, ठीक है, और कितना पैसा लेके वो बिजनेस को चलाए। इसके लिए हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग एक थ्योरी या कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, पढ़े थे, जैसे कंजर्वेटिव पॉलिसी, मॉडरेट पॉलिसी एंड एग्रेसिव पॉलिसी। इस पे आप लोगों को मैंने बिजनेस का ही एग्जांपल दिया था कि कंजर्वेटिव अप्रोच इज लाइक एनी बिजनेस जो मार्केट में पैसा खर्चा नहीं कर रहा, ठीक है, मार्केट में पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं। जैसे देखना, अगर क्रिकेट मैच देखते हो, कुछ बैट्समैन होते हैं ज्यादा बॉल खेलते हैं, कम रन बनाते हैं, ठीक है, वो कंजर्वेटिव होते हैं, मैंने इतना बॉल खेल लिया पर रन ही नहीं बनाया। जैसे एक बैट्समैन रिसेंट ट्रेंड में हमारे देश के अंदर पुजारा बोल के प्लेयर था, चेतेश्वर पुजारा, ठीक है, सब उसको चेतू चेतू बोलता है। तो ये चेतेश्वर पुजारा ऐसे बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं उसके क्रिकेटिंग स्किल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के बता रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर जो 200 बॉल खेल लेगा पर शायद 20 रन बनाएगा, ठीक है। और एग्रेसिव प्लेयर कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, ऐसे जो शायद 10 बॉल खेल के 30 रन मार के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये अप्रोच है, लेकिन ऐसा भी है चेतेश्वर पुजारा आउट कम होते हैं और रोहित शर्मा या वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर जल्दी आउट होने का चांसेस हो जाते हैं, रिस्क बहुत हाई है। खेल दिया तो खेल दिया। देखो रोहित शर्मा एक ऐसा बैट्समैन है जिसके पास दो दो डबल सेंचुरी है, दो या कि तीन है, तीन तीन डबल सेंचुरी है वनडे क्रिकेट में। तो उसका खेलने के स्टाइल के कारण ऐसा है, लेकिन तुम अगर उसका इंटरनेशनल एवरेज देखोगे तो वो ऐसा इतना 200 मारने के बाद भी तीन तीन 200 किसी के पास नहीं है। उसका एवरेज अगर चेक करोगे स्टैटिस्टिकली 40 क्रॉस नहीं किया है। वहां विराट कोहली का एवरेज 50+ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि विराट कोहली का अप्रोच कंजर्वेटिव है कि एग्रेसिव है? हाँ, विराट कोहली का अप्रोच मॉडरेट है। दैट्स व्हाई ही इज मच माने वन ऑफ द सक्सेसफुल प्लेयर इन द वर्ल्ड। रोहित शर्मा सक्सेसफुल है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको रन के परफॉर्मेंस के हिसाब से बता रहा हूं कि एग्रेसिव अप्रोच से क्या होता है। चाहे क्रिकेटिंग एंगल से आपने देखा, लास्ट दिन तो मैंने आपको बिजनेस एंगल से भी बताया। जैसे बाइजू का करंट सिचुएशंस एग्रेसिव अप्रोच है। अब इस चीज को अगर तुम्हें फाइनेंशियली याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? फाइनेंस के एंगल से हाई लेवल ऑफ करंट असेट्स, मैंने सारा पैसा बिजनेस पे, ऐसे मानो मेरा दुकान है, मैं जो भी कमाता हूँ बिजनेस के लिए खर्चा नहीं करता, ठीक है, सब पैसा जमा करके रखता हूँ। ठीक है, अगर कोई मेरे को लगता है क्या करेगा, सारा बिकने दे उसके बाद, अरे भाई सब आउट ऑफ फैशन हो रहा है। जैसे मानो कपड़ा दुकान चलाते हैं, पुराना कपड़ा जितना सारा है, मेरा बिजनेस का फंडा ऐसा है कि जब तक पुराना खरीदा हुआ कपड़ा मार्केट में सेल ना हो जाए तब तक नया कपड़ा लेके नहीं आऊंगा। लेकिन ऐसे हालत में जब 6-6 महीने में मार्केट में फैशन बदल रहा है, तुम अगर स्टॉक चेंज नहीं करोगे तो तुम तो फंस जाओगे। भाई दुर्गा पूजा आ रहा है, तुमको कुछ तो नया फैशन लाना पड़ेगा, कुछ तो कलर में चेंजेस लाना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट तुम्हारे अपनी दुकान में लगाना चाहिए, नहीं तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। और तुम अगर बोलोगे नहीं, जब तक मेरा पुराना करंट एसेट नहीं बिकेगा मैं नया एसेट नहीं लाऊंगा, ये बहुत बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाता है, और ऐसे केस में बिजनेस पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। समझ रहे सर? ठीक है, तो हाई लेवल, और फिर उसको क्या करना पड़ता है जानते हो? फिर बिकेगा तो नहीं। पुराना चीजें क्या होता है, आउट ऑफ फैशन हो जाने से लोगों को पसंद नहीं आता। फिर हमारे बंगाल में एक कल्चर है, मैंने मैं बंगाल का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो, बहुत अच्छे से मुझे पता है यहाँ होता क्या है। तो जैसे मानो यहाँ पर एक चैत्र मास आता है, क्या मास आता है? चैत्र, चैत्र माने चैत जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब चैत्र मास में एक सेल लगेगा, माने जो बेसिकली मार्च और अप्रैल में, बेसिकली अप्रैल के
स्टार्टिंग में, ठीक है, एक सेल लगेगा, फिर वो ओल्ड ओल्ड प्रोडक्ट जितना है ना वो सब डिस्काउंट में 50%, 100% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, बेसिकली लॉस में ही उसको देना पड़ता है, लेकिन वो ये सोच के कि थोड़ा रिकवरी हो जाए, थोड़ा सा रिकवरी हो जाए। मैंने ये कुछ ऐसा हो गया, जो लोग हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, ऑप्शन मानो महंगा दाम पे खरीद लिया, ठीक है, एक देखिए मैं आपको मेरा एक कहानी बता रहा हूँ। मैं एक बार एक ऑप्शन 200 टका में खरीद लिया था, ये सोच के साथ कि ये 220 में जाएगा तो मैं बेचूंगा, 20 टका, मैं ज्यादा डिमांड नहीं किया था, तो 200 से ना 210 हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट था, निकल जा सकता था, नहीं 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 निकला, लॉट भी थोड़ा ज्यादा ले लिया था, लेकिन 220 210 के बाद वो एक बार जो पीछे आना चालू हुआ, फिर और कभी 200 के पास तो छोड़ो, धीरे 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 जब उसका एक्सपायरी डेट आया 0.50 में आके रुका, 50 पैसा, ठीक है। मैं आपको, अब ये हालत है, अब जब ये 50 पैसा चल रहा है ना, तब मैं क्या सोच रहा हूँ जानते हो, कि भाई अगर 1 टका हो जाए ना, सारा हाँ 4 लॉट था, हाँ, अरे पूरा कैपिटल खत्म, छोड़ो ना, इतना नहीं होगा, 20,000 इतना नहीं होगा, 25 200 करके था दाम, ठीक है, एक लॉट का कितना, एक लॉट का, एक लॉट पे 25 है, नहीं कंपनी नहीं, निफ्टी था, मोटा मोटी मेरा लॉस हो गया था 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास का मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। सो माई पॉइंट इज दैट कि अब मैं क्यों बोला वो चीज, ये जो दुकानदार जो कर रहा था ना, ऑप्शन ट्रेडर भी लास्ट में जब मार्केट नीचे आता है, ये सोचता है कि अगर 5 टका हो गया मन, 10 हो जाए तो बेच देंगे, ठीक है, थोड़ा रिकवरी। अरे एक्चुअली ये मेरा इनिशियल डेज का टाइम का बात कर रहा हूँ, जब मैं ये लॉस में खाया था, ठीक है, उस टाइम पे निफ्टी का लॉट 25 था, फिर निफ्टी का लॉट 50 हुआ, उसके बाद फिर 25 हुआ, ठीक है, ये मेरे इनिशियल डेज का बात है, ठीक है, जब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखे हैं, समझ नहीं पा रहे बहुत सारा, चलो उसमें नहीं पढ़ते, मैं आपको कैरेक्टर बता रहा हूँ कि क्या होता है बिजनेसमैन के दिमाग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर थोड़ा चेंज कर लेता, थोड़ा बिजनेस में बूस्ट आ जाता, बट नहीं किया, कॉन्जर्वेटिव अप्रोच के कारण हाई लेवल ऑफ करंट एसेट हो गया, हाई लिक्विडिटी हो गया, माने उसके पास एसेट तो पूरा भरा पड़ा है, स्टॉक भरा पड़ा है, कैश भी भरा पड़ा है, दोनों ही है ना, क्योंकि नया कैश से बिजनेस पर कुछ किया नहीं है, और पुराना स्टॉक भी पूरा तो गोडाउन में भरती है, तो ऐसे बिजनेस का हालत क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी लो, ठीक है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हो या फिर कपड़ा मार्केट का ट्रेडर हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। इसको बोलते हैं लो रिटर्न ऑन एसेट्स। फिर एग्रेसिव वाले क्या करते हैं, लो लेवल ऑफ करंट एसेट, मैंने उसका तो और अलग बात, वो करंट एसेट रखता ही नहीं है, कैश आता है और तो सब नया चीज में खर्चा कर देते हैं, अनिल अंबानी, जैसे ही पैसा मिला सब पैसा में इन्वेस्ट कर दिया, रखा ही नहीं कुछ, बाद में क्या होता है ना, हाई प्रॉफिटेबिलिटी का चांस तो होता है, बट ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो बहुत केस में ये लोग जल्दबाजी में हाथ धो बैठते हैं। जैसे बिग बिग बाजार का ओनर किशोर बियानी, हाथ में पैसा था अच्छा खासा, इतना स्टोर बनाने कौन बोला, हर 5 किलोमीटर में एक बिग बाजार कौन देने बोला है, हाँ एक बागवाड़ी में था हाँ वो अब देखना वो हिसाब लगा लेगा, और एक वो देखता हूँ शिवभूमि में, बागोटी में एक, नागर बाजार में एक, एयरपोर्ट के पास एक, ठीक है, अच्छा न्यू टाउन में इधर, न्यू टाउन में कोल भवन के पास, बस स्टैंड के पास, हाँ ठीक है, तो 5 किलोमीटर रेडियस में तो कम से कम 5 बिग बाजार है, क्या करेगा इतना बिग बाजार, अरे कम से कम, अच्छा ऊपर से बाईपास में, उसमें भी तो था, मनी स्क्वायर में, वो भी तो 4-5 किलोमीटर के रेंज में ही आ जाता है, मैं बस इसी एरिया का बात कर रहा हूँ, मैंने एक 5 किलोमीटर एरिया में तुमको 5-5 6-6 बिग बाजार देना है, एक ही स्टोर को बड़ा करो, क्या हो रहा है ना, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, तो बिजनेस को समझो, जब इतना ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा तुम कैसे मैनेज करेगा, यही तो दिक्कत हो गया इनको, और ऊपर से प्राइम लोकेशन में दुकान बनाया, ऐसा नहीं कि आउटस्कर्ट्स में, मैंने जो भी एकदम प्राइम लोकेशन से, वो प्राइम लोकेशन से प्राइम क्वालिटी का चीज में वो दुकान खोला, ये थोड़ा क्या हो गया ना, मैंने लो लेवल ऑफ करेंट एसेट हो गया उनका, लो लिक्विडिटी हो गया, कैश कमी हो गया, और हाई प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस है, पर लॉस हो सकता है, तो डिसीजन क्या सुनाया जाता है कि आप मॉडरेट चलो, डिसीजन क्या सुनाया जाता है, आप मॉडरेट चलो, so we would generally advise moderate policy which strikes an option optimal trade off between liquidity and profitability.
गोपाल आज क्लास नहीं कर रहा नहीं है। है, वही मैं देख रहा हूँ। सुन रहा है? अच्छा बात, बहुत अच्छा। कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो फिर, चलो ये वाला क्वेश्चन ले। हाँ, अब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन बना हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसको समझते हैं। हाँ, ये सब मेरा है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन बुक से लिया हुआ है। हाँ, सब जुगाड़ू चीजें हैं, छोड़ो इसके पीछे मत पड़ो। हाँ हाँ, भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। ये क्या है? ठीक है, एन इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है, बाद में मैं जरूर भेजूंगा, आप लोग अपने कॉपी में सब नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इंजीनियरिंग कंपनी, और ये सब एक्चुअली सीएसईएमए के एग्जाम में पिछले सालों में आया हुआ है, वो सब क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ मैक्सिमम सब पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन ही कराता हूँ। इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग इट्स वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2003-4, द एस्टिमेटेड फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन नहीं सुन रहा है वो, क्या कर रहा है, अपना ही कर रहा है। क्या बोला अभी, किसका, कौन सा कंपनी का काम बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से साल का बात कर रहे हैं, देख देख के बोल रहे हैं अभी। चलो, मैं देख रहा हूँ तो तेरा कंसंट्रेशन तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसमें। इंजीनियरिंग कंपनीज कंसीडरिंग इज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2003-4। ठीक है, अब 3-4 हो 13-14 हो, क्या फर्क पड़ता है, देखो। एस्टिमेटेड फिक्स असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 6.63 करोड़ एंड 5.967 करोड़ रेस्पेक्टिव। ठीक है, द सेल्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट इज ईबीआईटी, सेल्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माने ईबीआईटी का बात कर रहे हैं, डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स। माने ईबीआईटी किस पे डिपेंड करेगा, करेंट एसेट्स पे, particularly inventory and receivables. The company is examining the following alternative working capital policies. दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने स्कैन करने का टाइम पे थोड़ा लाइट का इधर उधर हो गया है। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी दिया है, देखो 3 पॉलिसी है जो आपको मैं पढ़ाया, कंजर्वेटिव पॉलिसी, मॉडरेट पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी। ठीक है, अब तीनों पॉलिसी के बेसिस में इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स, एस्टिमेटेड सेल्स एंड ईबीआईटी, तीनों चीजें दिया है। अब इसमें ऑब्वियस बात है कि अगर मॉडल कंजर्वेटिव होगा तो उसके पास करंट एसेट ज्यादा होगा। हेलो, सेंस लगा लेना। ठीक है, मॉडरेट होगा तो करंट एसेट थोड़ा सा कम होगा और एग्रेसिव में और कम हो जाएगा। कंजर्वेटिव में सेल भी तो कम होगा, सॉरी सेल भी, एस्टिमेटेड सेल्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं ज्यादा सेल करूंगा। ठीक है, इस तरह से उसका ईबीआईटी का लेवल भी बताया 3.1365, हाँ सब करोड़ में। मॉडरेट में उसका लेवल दिया है और एग्रेसिव में भी उसका लेवल दिया है। ठीक है, मैंने मॉडरेट में, अच्छा एक सेकेंड, 11.475, एस्टिमेटेड सेल 31.365, इसका ईबीआईटी है 3.1365। अच्छा ये सब आप लोग कैसे पढ़ रहे हो सर, ये सब हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे हो ना? ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट, net working capital positions, current asset to fixed asset ratio, and discuss the risk return trade off each working capital policy. ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मेरे साथ साथ करो, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, करके बताना। ये जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोग कनेक्टेड हो ना सर, क्वेश्चन पढ़ा ना आप लोगों ने मेरे साथ साथ, यस अभिजीत, सर। नील, श्रेष्मिता, आयन, शालिनी, अंकिता, ओके सर, चलो करो।
सोल्यूशन। तो लोग एग्जाम्पल 1 या फिर ऐसे कुछ नाम देके कर सकते। एक काम करो, ओए क्या चल रहा है ये सब, बचपन वाला खेल चल रहा है, हट बंद कर। लिख क्वेश्चन में डू कंजर्वेटिव फॉर्मेट नहीं, बस क्योंकि हमें अप्रोच वाइज करना है तो बस एक, हाँ एक पर्टिकुलर, हाँ उतना अच्छा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हाथ में कर, एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं रहेगा तो ना, स्कूल वाला कहानी खत्म करो। पर्टिकुलर, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। अच्छा, पर्टिकुलर में क्वेश्चन के अंदर क्या फिक्स एसेट्स का डेटा गिवन था? ठीक से देख के बताऊं। हम्म, बोला था ना, एस्टिमेटेड फिक्स एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फॉर द नेक्स्ट ईयर आर 6.63 crores एंड 5.967 crores रेस्पेक्टिवली। ये दोनों पॉइंट गिवन है। तो हमें सबसे पहले एक काम करते हैं, फिक्स एसेट्स का डेटा पुट करते हैं, फिर हम लोग करंट लायबिलिटी का डेटा पुट कर लेंगे, फिर हम लोग करंट एसेट का डेटा पुट कर लेंगे, फिर हम लोग ईबीआईटी का डेटा पुट कर लेंगे। एक्चुअली इस तरह से ईबीआईटी भी निकल जाएगा, और ईबीआईटी गिवन भी तो है। और क्या चाहिए होगा हम लोगों को? टोटल एसेट चाहिए होगा। टोटल एसेट कैसे मिलेगा? सीए प्लस एफ ए करके, यानी करेंट प्लस फिक्स्ड करके। इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग को ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। तो फिक्स एसेट्स कंजर्वेटिव में कितना, सब में सेम ही है ना, 6.63, 6.63, एंड एग्रेसिव में भी 6.63 पुट कर दिया। करेंट लायबिलिटी कितना था? करंट लायबिलिटी 5.967, ठीक है, 5.967 पुट कर दो, 5.967, 5.967 पुट कर दिया। करेंट एसेट कितना है? करेंट एसेट देखो, इसका है 11.475, 9.945 एंड 6.63। मैं लिखता हूं, आप लोग लिख लो। 11.475, इसका है 9.945, इसका है 6.63, ठीक है। अच्छा, 6.63 जो गिवन है वही पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला? ईबीआईटी, ईबीआईटी का डिटेल्स के लिए दे दिया यहाँ पर कि कंजर्वेटिव में ईबीआईटी कितना है। हाँ सर, 3.1365, जस्ट पुट इट हियर, 3.1365। इसका कितना बोला था? 2.9325, और इसका 2.55। थैंक यू। जब इतना तक काम हो गया, अब टोटल एसेट कैसे निकालोगे? टोटल एसेट तो टोटल करके आ जाएगा, करेंट एसेट के साथ फिक्स एसेट्स को टोटल करो, करेंट एसेट के साथ फिक्स एसेट्स को टोटल करो, सीए प्लस एफ ए। और अगर तुम एबीसीडी के हिसाब से करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर नंबरिंग में बता देता हूँ, ए प्लस सी करो, ए प्लस सी, माने ए पॉइंट में हम लोगों ने फिक्स एसेट्स दिया और सी पॉइंट में हम लोगों ने करंट एसेट दिया। प्लीज मुझे बताते हुए चलना सर। कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसा करोगे उसी हिसाब से। ओए, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। 18.105, हाँ 13.2,
26, 13.26, इतना तक हो गया। फाइव लिखना। हाँ हाँ 5, खुद कैलकुलेट कर ना रे, अच्छा आदत नहीं है सर। एग्जाम सिचुएशंस में फिर क्या देखेगा, सर का बोर्ड देखेगा क्या उधर, तब तो खुद को करना है। हाँ चुप रहे, फालतू बात करता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ तक हो गया, प्लीज टेल मी, क्या हम लोग यहाँ से रिटर्न ऑन एसेट फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे करोगे? कैसे करोगे यहाँ से रिटर्न ऑन एसेट, कैसे फाइंड आउट करोगे? ये जो डेटा आप लोगों ने पुट किया, इसी का एनालिसिस के बेसिस में आप रिटर्न ऑन एसेट फाइंड आउट कर सकते हो, बट हाउ? एनीवन ऑनलाइन में कोई बोलेगा सर रिटर्न ऑन एसेट कैसे मिलेगा? एसेट बाई सेल्स, रिटर्न का मतलब इनकम होता है सर, थोड़ा बुद्धि लगा, सेल्स क्यों करेगा? ईबीआईटी है ना, ईबीआईटी तो इनकम है ना मेरा, ठीक है। तो ईबीआईटी का डेटा कहाँ बोला है? डी में बोला है, तो डी और एसेट्स के बेसिस मैंने कितना एसेट्स पे कितना अर्निंग किया, कितने एसेट्स पे कितना, वही है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो डी बाई ई इंटू 100, 17.32%, 17.69%, चेक करके बताना मुझे एक बार। डी बाई ई इंटू 100, ठीक है, मैंने ईबीआईटी बाई 19.23, वेरी गुड, ठीक है, इतना आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट था रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक्चुअली क्या है ना, अब जब हो रहा है तब आसान लगता है, बट एग्जाम सिचुएशंस में ना ये रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए, एक्चुअली ये सब क्या है, फाइनेंस का है, अकाउंट्स का एनालिसिस है। तुम्हें तुरंत वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि भाई क्या डालने से क्या मिलेगा, वो रॉ मटेरियल क्या है जिसके ऊपर बेस करके तुम फिनिश गुड्स निकाल पाएगा। ये दिमाग में अगर रहेगा तभी जाके ना तुम तुरंत वो इमीडिएट चीजों के ऊपर आ सकते हो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा था नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस, कौन बताएगा? NWC है ना, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस कैसे करेगा? CA माइनस CL, वेरी गुड, C माइनस G, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है, यही होता है वर्किंग कैपिटल का सिचुएशन, CA-CL, NWC, N नेट, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस, ठीक है, एंड नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, C माइनस B, बोल सर कितना है? उसके बाद 0.663। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? करेंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो, हाँ, करेंट एसेट बाई फिक्स एसेट रेशियो चाहिए, तो परसेंटेज क्या क्यों करेंगे? रेशियो तो बस डायरेक्ट लिया जाएगा, CA/FA, है ना, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था सर, CA/FA, CA/FA करने के लिए क्या करना है? C डिवाइडेड बाई A, क्योंकि C में बोला है करेंट एसेट और A में बोला है फिक्स एसेट्स। हाँ 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 हाँ, तो डेसिमल वही तो रेशियो है, हाँ, मैं इज टू थोड़ी आएगा। वैसे कितना आंसर आ रहा है बोल मुझे, तो 1.73 क्या ये रेशियो नहीं है? इसका मतलब है कि तो डिवाइडेड बाई 1 ही तो है ना, 1.5, और लास्ट वाले का अच्छा, तो यहां तक जो जो पूछा था आ गया सर, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किए, जो था उसको पुट किए और बस रेलेवेंस पॉइंट को फाइंड आउट करने का कोशिश किए, ये तो आ गया। चारों क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया,
रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स मिल गया, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन मिल गया, एंड करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो मिल गया। बहुत सिंपल। बट यहाँ पर एक खेल पूछा है, डिस्कस द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ईच वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। यहाँ पर फंस जाएगा बंदा। क्यों फंसेगा बोलो तो? मैथ्स तो फिर भी थोड़ा ट्राई करने से हो जाएगा, बट ये एनालिसिस कैसे देगा? यही एफएम का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो तुम इसमें ठन ठन, आगे नहीं बोलूंगा वो फिर गोपाल गुस्सा कर जाए। एक्चुअली ये कहावत है सॉरी गोपाल ठीक है। एक्चुअली ठन ठन गोपाल इज ए गुड वर्ड सर। माने गोपाल माने कृष्ण भगवान क्या है ना, सब दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता ना। तो ठन ठन का मतलब होता है सब त्याग करना, रिनाउंसिएशन ऑफ एवरीथिंग क्या गोपाल तू भी ऐसे ही करेगा ना, सब दे देगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा। तो मैं तब फिर तेरा नाम भी परफेक्ट हो जाएगा, ठन ठन गोपाल। तेरा नहीं, गोपाल जी का बात कर, श्री जी का बात कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान का बात। चलो छोड़ो। अरे ये सब क्या है ना, कुछ कहावत ऐसा है बोलते बोलते निकल जाते हैं, फिर पता चलता है कि अरे अरे लोन मिल गया तेरे को। अरे तो फाइनेंस भगवान को पूजा चढ़ा दे चलो सुनो सुनो सुनो। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, हे दर्श, बदमाशी नहीं, देख यहाँ पर गड़बड़ करेगा फालतू में, पूरा क्वेश्चन का आधा मार्क्स देगा। मैंने अगर एक 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स भी बिठाएगा नहीं, वो 3 सही के लिए, ये एनालिसिस गलत के कारण। वो भी वो भी इंस्टीट्यूट क्या डिसाइड कर रहे हो उस पर, बोलेगा भाई इस पे एनालिसिस नहीं आता है, वो कैलकुलेशन के लिए एक ही दो बस। हाँ तुम सोचेगा मेरा तो 3 क्वेश्चन सही हुआ है, हमें तो मार्क्स देना चाहिए, लेकिन ये चौथा क्वेश्चन पे ही ये पूरा क्वेश्चन का मेन जान बसा हुआ है। क्योंकि फाइनेंस मैनेजर से उम्मीद यही किया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तुम एक कंपनी फाइनेंस संभालने जाओगे ना, या कैलकुलेशन देने जाओगे, ये है कैलकुलेशन। तुम लोग का अपना एग्जाम, मैंने तुम लोग क्यों एग्जाम पास करना क्यों चाहते हो, पर्पस समझ जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्या चाहता है। अच्छा 3 पॉलिसी था, कॉन्जर्वेटिव पॉलिसी। आपको पता है कॉन्जर्वेटिव पॉलिसी में क्या होता है, लिखा हुआ है मेरा देखो, हाई लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय, कौन सा पॉइंट, चेक इट। कैसे पता चलेगा कॉन्जर्वेटिव पॉलिसी, कौन कौन सा 2 पॉइंट से पता चलता है? हाई लिक्विडिटी कौन सा 2 पॉइंट से पता चलता है? ठीक से बोलो। एक तो फ्री हुआ। क्वेश्चन यही है कि किसी बिजनेस का, जैसे कॉन्जर्वेटिव पॉलिसी हमें ये सिखाते हैं कि हाई लिक्विडिटी है ना, तो ये हाई लिक्विडिटी, यहाँ इसमें से कौन सा पॉइंट में लिक्विडिटी के बारे में कॉन्सेप्ट है? ये जो आप लोगों ने सॉल्व किया, ए से लेके एच तक का पॉइंट आप लोगों ने पुट किया, इसमें कोई 2 पॉइंट है सर जिसमें, एक तो सर वर्किंग कैपिटल पोजीशंस में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके तुम्हें लिक्विडिटी का एक पता चलता है ना, जिसका हाई है वो हाई लिक्विडिटी, जिसका लो है वो लो लिक्विडिटी, है ना। अगर जैसे कंजर्वेटिव बिजनेस माने 5.508, अगर उसके पास नेट वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब इसके पास कैपिटल ज्यादा बचा हुआ है, मतलब बिजनेस में फंसाया नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके पास 3.978 है, मतलब इससे थोड़ा कमती है। इसके पास ओनली 0.663 है, माने इसके पास तो वर्किंग कैपिटल बचा ही नहीं है, सब फंसा चुका है। तो नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन से बिजनेस का लिक्विडिटी का पता चल जाता है। एच पॉइंट से भी पता चलता है कितना फिक्स एसेट्स पे कितना करंट एसेट्स है। ठीक है, जिसका जितना हाई है उसका लिक्विडिटी उतना हाई है, और लिक्विडिटी हाई माने लेस प्रॉफिटेबिलिटी। अगर फिक्स एसेट्स पे रेशियो पे करंट एसेट हाई है, बिजनेस देखने में बड़ा जेंटलमैन लगता है, बट जेंटलमैन से पेट नहीं भरता। क्या समझे? माने बिजनेस देखने में अच्छा लगता है, पर सिर्फ देखने में अच्छा लगने से थोड़ी होगा, काम भी तो कुछ करना है ना। तो हाई लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय जी एंड एच,
बार बार बता रहा हूँ, इन्फ्रेंस करने का कोशिश करो। लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय, बोलो कौन सा पॉइंट से प्रॉफिटेबिलिटी नजर आता है? रिटर्न ऑन एसेट्स, वेरी गुड, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो एक पॉइंट से पता चलता है, देखो इसमें किसका, ऑब्वियस बात है कि एग्रेसिव का रिटर्न ऑन एसेट हाई होगा, है ना, मॉडरेट का उससे थोड़ा सा बेहतर, और कंजर्वेटिव का प्रॉफिट उससे सबसे कम आएगा, है ना। तो हाई लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय जी एंड एच एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय एफ। ये सबको ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो, क्योंकि यही सब आंसर है। अच्छा, एग्रेसिव पॉलिसी, हाँ हाँ, रिटर्न ऑन एसेट्स, एग्जैक्टली यही है ना। लो लिक्विडिटी, एग्रेसिव का मतलब क्या है? लो लिक्विडिटी, एग्रेसिव का मतलब क्या है? लो लिक्विडिटी मैंने आप अपने पास ज्यादा रखना नहीं चाहते, मैंने पैसा देख देख के मरना नहीं है, पैसे को बिजनेस में फंसा के ही मरना है, ठीक है, लेकिन इतना फंसा देते हैं कि रिस्की हो जाता है। लो लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय, वही सेम टू सेम आंसर होगा, जी एंड एच। एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि एग्रेसिव पॉलिसी में प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहता है। ऑब्वियसली, इसलिए हम लोग क्या रिकमेंड क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं कोहली बनने का, रिकमेंडेड है कोहली बनो, ठीक है। रोहित शर्मा बनने का दम सबके अंदर नहीं है, ठीक है, इवन खुद विराट कोहली भी कभी रोहित शर्मा बनने का कोशिश नहीं करता है, ठीक है। एक बार किया था, पर दिखा दिया ना क्या होता है ना। रोहित की तरह आगे मारने का बहुत कोशिश करता था, हर बॉल में मारेगा, रोहित बनेगा, नहीं बन पाया, ठीक है। फिर महाकाल जाना पड़ा, फिर फॉर्म को वापस लाने के लिए महाकाल जाना पड़ा। फिर सबने बोला, फिर विराट कोहली का एक पुराना वीडियो था, उसमें वो उसको किसी इंटरव्यू ने पूछा, मैं पूजा पाठ टाइप्स नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर और बाद में वो महाकाल वाला दिखा के दिखा रहा है, देखो। फिर आजकल सब बोलता है अनुष्का आने के बाद विराट कोहली बड़ा शांत हो गया। और वो खुद भी बोलता है, इवन वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी बोला, ठीक है। तो चलो, इसके अंदर विराट कोहली का भूत अंदर जा रहा है, मॉडरेट बंदा बन रहा है। लो लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय जीएनएच एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो फिर मोटा मोटी कॉन्जर्वेटिव एग्रेसिव बताने के बाद ये क्लियर हो गया कि कहना क्या चाहता है। अब बस आंसर को कंप्लीट करो। ट्रेड ऑफ रेफर्स टू, मॉडरेट लिखने का जरूरत नहीं है, वो रिकमेंड कर रहे, मॉडरेट पर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेड ऑफ रेफर्स टू, ट्रेड ऑफ रेफर्स टू, ये ट्रेड ऑफ वर्ड को याद रखना सर, एफए में बहुत जगह में आता है। ट्रेड ऑफ रेफर्स टू ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ सर, यही इवन थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है कई बार, ठीक है, ट्रेड ऑफ एक्सप्लेन करो, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, बट लोग जानते ही नहीं है ट्रेड ऑफ क्या होता है, लिखने का जरूरत नहीं है, अब रिकमेंड कर देंगे। ट्रेड ऑफ रेफर्स टू ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्या हो गया, LITY, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज अचीव्ड अंडर, दिस इज अचीव्ड अंडर मॉडरेट पॉलिसी। अगर हम मॉडरेट पॉलिसी लेके चले तो हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट पॉलिसी में सुविधा क्या होगा, बैलेंस रहेगा, माने कंजर्वेटिव में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा पैसा बिजनेस के पास ही रह जा रहा है, इससे बिजनेस को कभी ग्रोथ नहीं मिलेगा। और एग्रेसिव में प्रॉब्लम क्या है कि सारा पैसा, इवन ये सब प्रमाण के साथ है आपके यहाँ पर,
देखो रिटर्न ऑन एसेट देखो इसका, रिटर्न ऑन एसेट देखो इसका, है ना। तुम इसके वर्किंग कैपिटल पोजीशन देखो इसका, इसका वर्किंग कैपिटल पोजीशन देखो। मैंने कहना बोलना ये चाहता है कि ना तो ये करो ना तो ये करो, ये करो, समझे। बोलो। आज पानी का क्या करो है? पानी का हाँ, टेस्ट करो। अच्छा नहीं लग रहा है ये पानी एक्चुअली। ये हम लोग का कॉर्पोरेशन का नल लगा है ना, उसका पानी है। पानी खत्म हो गया था तो मैं इमरजेंसी में लगा, मैं भी एक दिन पिया था, मेरे को ठीक लगा था, तो मैं बोला कि इमरजेंसी में लगाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर छोड़ दे, मैं क्लास के बाद पानी लाऊंगा, ठीक है। नहीं आयरन नहीं है, कुछ टेस्ट बेकार लग रहा है, मैं भी देखा, मेरे को भी अभी लगा, मेरे को लग रहा है शायद किसी कारण से मुझे लग रहा है। अब तुम बोला तो फिर कंफर्म हो गया, ठीक है, इसको मैं चेंज करूंगा। हाँ अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया, इसका मतलब ये नल का पानी है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूसरा पानी लेके आता हूँ सर, क्लास के खत्म के बाद। ए चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, जीएसटी क्लास, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो एक चीज और लिखो, हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, लिखना होगा आगे। सेक्शन 1 था, सेक्शन 1 में हम लोग कैपिटल पॉलिसी क्या होना चाहिए उसके बारे में बोला, ठीक है। सेक्शन 2 क्या था देखो, मैंने फाइनेंस कैसे करना है वो बोलना है, वर्किंग कैपिटल कैसे रहना है वो बता दिया, इसमें उसका क्वेश्चन भी हो गया एक। अब बताना है कि फाइनेंसिंग कैसे करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज को देखो सर। एग्जैक्टली सेक्शन 2 दैट इज करेंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी। करेंट एसेट सीए माने यहाँ पर करेंट एसेट, हाँ ज्यादा जज्बाती मत हो जाना। माने वर्किंग कैपिटल कैसा कैसे यूज करना है, उसका क्या मतलब है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन सेक्शन 2 कहता है कि इसको यूज कैसे करना है, माने फाइनेंसिंग कैसे करना है, वो बताते हैं कि व्हाट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट should be used to finance current assets। इवन मैं भी अभी पानी पिया, मेरे को भी कैसा लगा, मैं बोला पानी नहीं पीना है, अब आप लोग भी बोला, तो इसका मतलब एक ही कारण है। What mix of short term and long term debt should be used to finance current assets? This is called actually जो अभी बोला वर्किंग कैपिटल क्या, तो इसका पॉलिसी कैसे होना चाहिए, सेम अप्रोच सेम रहेगा, बस कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जानना चाहिए, वो पॉइंट आप लोग को लिखना है। लिख लो, हेडिंग कर दो 3, कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव मॉडरेट एग्रेसिव। कंजर्वेटिव में ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लोअर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट and higher use of long term debt। समझा। कंजर्वेटिव अप्रोच में
बंदा कभी भी शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेगा। उसको पता है क्या पता 1 साल के अंदर में इतना लोन चुका पाऊं कि ना पाऊं। ठीक है, बिकॉज उसका बिजनेस करने का पॉलिसी कंजर्वेटिव है। तो कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा। ऑलवेज क्या करेगा, लॉन्ग टर्म ही फाइनेंस करेगा, शॉर्ट टर्म तो फाइनेंस बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस बिल्कुल ना करने का एक प्रॉब्लम भी है, जरूरत में जब फंड का जरूरत होगा तो कहाँ जाएगा तुम। ठीक है, तो ना करने से वर्किंग कैपिटल का फ्लो कम हो जाएगा, है ना। जो अचानक नीड आता है बिजनेस में, वो नीड कहाँ से फुलफिल करेगा। एक बिजनेस जब रियल लाइफ में चलता है ना, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अचानक अचानक में टेक्नोलॉजी चेंज होता है। अब तुम बोलेगा नहीं नहीं हम टेक्नोलॉजी को चेंज होने नहीं देंगे, जो है यही टेक्नोलॉजी है। जबरदस्ती बोलने से दिक्कत यही है कि इसलिए बोलते हैं ना, जैसे वो महाभारत के एंड में ना कृष्ण भगवान का एक सीख होता है, मैंने एक नॉलेज देता है। वो बोलता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो परिवर्तन के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा ना, उसको समय के साथ साथ ना पीछे ही जाना पड़ेगा, वो आगे नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब तुम्हें कृष्ण भगवान पसंद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, टीचिंग्स को समझो। ठीक है, तो वही चीज है कि अब आगे देखो। अच्छा, जब आप कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर रहे हो, जब आप कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर रहे हो, इसके बोलते हैं कि लो रिस्क ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। लो रिस्क ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी माने टेक्निकली आप कभी बैंकरप्टेड नहीं हो सकते। टेक्निकली कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सारा पैसा तो एकदम गोद में लेके बैठे हो, है ना। सारा पैसा तो एकदम ऐसा करके बैठे हैं, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे। ठीक है, इंसान इंसान को इतना प्यार नहीं करता, पैसा को जितना प्यार करता है, समझे। अगर पैसा और इंसान दोनों को सामने रखा जाए, इंसान बोले भाई पैसा लेगी, इंसान का क्या करे, पैसा होगा तो इंसान पीछे आता है। ऐसा ही लोगों का परसेप्शन है ना। लो रिस्क ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, थर्ड पॉइंट देखो। फंड्स, हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स, दैट इज लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। फंडिंग कॉस्ट इतना हाई हो जाता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के चक्कर में, और पैसा सारा अपने पास रख देने के कारण रिटर्न नहीं आ रहा है, खर्चा पे खर्चा, रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे पर खर्चा होते जा रहा है, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी लो। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई हो रहा है और रिटर्न नहीं है ना उसके हिसाब से। कैपिटल हाई होने से दिक्कत नहीं था अगर साथ में रिटर्न भी आ जाता। रिटर्न तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उसका तो बिजनेस को वो पैसा फंसा ही नहीं रहा है, सारा पैसा तो कैश और स्टॉक में लगा के रख दिया। क्रेडिट पे भी कुछ सेल नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत क्रेडिट पॉलिसी भी लेना चाहिए, थोड़ा बहुत मॉडरेट, जितना बैलेंस हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर किसी को, उसको भी चेक करके, मैंने ऐसा नहीं कि कोई भी आए मुंह उठा के उसको क्रेडिट दे दे, फिर तो दुकान ही बंद हो जाएगा। एक मॉडरेट कस्टमर देख के, डेटर देख के, उसका बेसिकली एक कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, उस वो तजुर्बा कैसे मिलता है और उसका फाइनेंशियल क्या सोल्यूशन है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे डेटर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इंसान को कैसे लोन माने डेटर को मैनेज करना चाहिए, है ना। सिर्फ जर्नल एंट्री करने से नहीं होगा कि डेटर डेबिट टू बस हो गया। ठीक है, डेटर मेरा एसिड है ना, डेटर डेबिट होगा ना, हाँ बिल्कुल डेबिट होगा, सब डेबिट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस डेबिट को मैनेज कैसे करोगे तुम, वही सबसे बड़ा चुनौती है। अच्छा, हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, अच्छा इसका फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा ना, डिवाइडेड बाई करना नेट वर्थ इंटू 100। ठीक है, पैड बाई नेट वर्थ इंटू 100, ये प्रॉफिटेबिलिटी यहां से निकल जाएगा, पैड बाई नेट वर्थ इंटू 100। लिख लिए। जैसे तुम लोगों ने एग्रेसिव को लिखा, मॉडरेट को बीच में छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है कि बाद में बस साइड साइड में मॉडरेट लिख देना, एग्रेसिव को लिख लो तो फिर डिफरेंस समझ में आ जाएगा।
हाँ, दोनों का बीच का होता है। तो एग्रेसिव में क्या होता है, हायर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट, एंड लोअर यूज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। समझे? एग्रेसिव बंदे बंदे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म लोन ले लेता है और लॉन्ग टर्म लेता ही नहीं है, सारा शॉर्ट टर्म लोन है, फंस जाएगा, चांसेस इज वेरी हाई। सर अगर निकल गया तो, अब उसको किस्मत बोलते हैं, बहुत रिस्की है, उसको किस्मत बोलते हैं। या फिर कोई कोई होता है स्पेशल स्किल्ड होते हैं, अब हर कोई नहीं होता ना। हाई रिस्क ऑफ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, बहुत जल्दी बैंकरप्टेड हो सकते हो, धीरे चलो। लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट ऑफ फंड्स लोअर होगा ना, क्योंकि वो तो ज्यादा दिन के लिए लोन नहीं ले रहा है। तुम अगर 10 लाख का लोन ले रहे हो, 20 लाख का लोन ले रहे हो, और वो लोन तुम 1 साल 2 साल के अंदर चुकता कर रहे हो, तो तुमको तो ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही 20 लाख का लोन 12% 15% के इंटरेस्ट पे जब तुम 10 साल के लिए भरोगे, क्या हालत होता है? कभी चेक किए हो एक होम लोन का हिसाब, कभी देखे हो कभी? प्लान किया हमने। अगर आप 9 लाख का या लोन लेते हो होम लोन के, तो वो आपका 30 लाख के करीब हो जाएगा 20-30 साल में। 20-30 साल में। वही मैं दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, देखो। अब देखोगे ना चौंक जाओगे। ऐसे ही देखता रहता हूं ना, गाड़ी का भी देखता ठीक है, होम लोन कार लोन कभी भी लेने का सोचते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, फिर भी होम का इंटरेस्ट रेट सबसे सस्ता होता है, हूं। लेकिन वो ज्यादा साल तक होता है, लेकिन ज्यादा साल तक होता है। 30 साल तक। इसको थोड़ा और बढ़ाओ, क्योंकि आजकल मार्केट में कम से कम 9.5% चल रहा है। अगर 15 साल के लिए लोन लेते हो, देखो कितना बता रहे तुम्हें। हाँ, 25 लाख का लोन है, अगर 30 साल तक का 10 ईयर है, 10 ईयर को कम करो। चलो इसको कम करके मैं, लेकिन इतना ही होता है जितना वो दिखा रहा है। नहीं 25 से नहीं 30 मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसका मंथली ईएमआई क्या हुआ, 32 हो गया। अब क्या होता है कि जिसका जिसका एक्चुअली क्या नहीं, ईएमआई तो तुम अपने मंथली इनकम से भरोगे, समझ रहे हैं? लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है कि जब तुम्हारा मंथली इनकम 32,000 देने के सपोर्ट नहीं करता है, तब तुम बोलोगे तो फिर लोन का 10 ईयर बढ़ाओ। अब इसको बढ़ा के जब 15 साल कर देंगे, तो ये देखो 6,000 में कम हो गया। अब कोई बोलेगा नहीं 26 भी नहीं दे सकते, तो बैंक बोलेगा चलो 20 साल का करो, 23,000 हो गया। कोई बोलेगा नहीं ये भी ज्यादा हो रहा है, मेरे लिए बार्डन हो रहा है, तो बोलते चलो 30 साल का करो। डार्क ब्लू, हाँ, डार्क ब्लू। डार्क ब्लू इंटरेस्ट है। हाँ, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसका और एक हिसाब होता है, रुको मैं देखता हूँ अगर मिल जाए तो। ये देखो, मोटा मोटी अगर कोई 25 लाख का लेके स्टार्ट करता है, वो इंटरेस्ट चुकता करता है कम से कम एक्स्ट्रा 30 लाख का। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैंने डबल। एंड होते होते जब तक तुम्हारा घर का इंटरेस्ट खत्म होगा, तब तक तुम कम से कम 30 साल में जितने का घर का दाम है, उससे कम से कम 1.5 गुना एक्स्ट्रा पैसा दे चुके हो। बट सर लोन पहले से कर लेते हैं जब आ जाता है, पिछता नहीं है। और लेकिन हाँ, होम लोन वगैरह के केस में तुम, मैंने उसको बोलते हैं फोर क्लोजर। ठीक है, तुम फोर क्लोजर कर सकते हो, माने प्री क्लोज कर सकते हो। नहीं, होम लोन के केस में चार्जेस नहीं है, बट बिजनेस लोन के केस में, फोर क्लोजर के केस में 2 से 2.5% का चार्ज काटता है, उसमें पेनल्टी लग जाता है। इसके केस में नहीं है। ठीक है, कभी घर पे बैठे बैठे ये सब चेक करते रहिएगा, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। चलो, अच्छा लिख लिए? अच्छा तो कंक्लूजन भी दे दो सर। इसका एक ही फॉर्मूला तो एक ही है, एक ही फॉर्मूला तो बार बार आएगा, पैट बाई नेट वर्थ इनटू 100। ठीक है, बस हमें यहाँ पर चाहिए था कि कंजर्वेटिव में क्या करेंगे, एग्रेसिव में क्या करेंगे, माने फाइनेंसिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए, बस
हमें यहाँ पर बताना है कि मॉडरेट पॉलिसी। दर्श पंखा ऑफ करेगा रे, सामने वाला कर दे, पीछे वाला रहने दे, नहीं तो आकांक्षा का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हाँ इधर वाला बंद कर था। अच्छा उसको अब गुस्सा में बोलेंगे सर एसी भी बंद कर दो। मैं बोला ना, अब गुस्सा में बोलेंगे सर ये भी बंद कर दो। कंक्लूजन, वी एडवाइस, ज्यादा ठंडा लग जाने पे माथा उधर से पकड़ लेता है पूरा। वी एडवाइस द यूज ऑफ मॉडरेट पॉलिसी। हाँ और क्या, जिंदगी में तो यही बोलता है, माँ बाप भी तो यही सिखाते हैं, ज्यादा उछल मत और ज्यादा चुपचाप भी मत रहे, बीच का, ठीक है बीच का रहे। देयर इज ऑलवेज अ मिडिल पथ, ठीक है। टू मच टफनेस भी दिक्कत होता है, ठीक है। इसका भी एक बंगाली कहावत है, बचपन में सिखाया गया है। बोलते हैं कि অতি বড় অতি বার বেরো ना ঝড়ে ভেঙে যাবে আর অতি ছোট হয়েও না ছাগলে মোড়াইবে। मतलब समझा, छागल माने ठीक है। अगर ज्यादा कोई पेड़ अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो जब तूफान आएगा टूट जाता है, अगर ज्यादा छोटा हो जाता है तो बकरा खा लेगा, है ना। बकरा बकरी खा लेगा क्योंकि नीचे है तो इजीली मिल जाएगा उनको। इसलिए ना तो ज्यादा बड़ा बनो ना तो ज्यादा छोटा बनो, बीच करो। ये जिंदगी का ये सब छोटा छोटा कहावत भी ना फाइनेंस सिखा सकता है धार्मिक कॉन्सेप्ट भी सिखा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये सब बातों को कभी ध्यान ही नहीं देते, लेकिन मैं देता हूँ, इसलिए याद है मेरे को। बचपन में जब ये सब मैं सुनता था ना, मेरे दिमाग में पूरा क्लैरिटी तो नहीं था, क्लैरिटी नहीं था कैसे होगा, उतना थोड़ी दिमाग चलेगा। लेकिन कब कोई बोलता था अच्छा इसका क्या हो सकता है, दिमाग में रह गया। आज भी देखो फाइनेंस पढ़ाते पढ़ाते काम आ गया। স্যার স্টক মার্কেটে খুবই অ্যাপ্লিকেবল এটা। हाँ स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल है, नील बोल रहे हैं, बात तो सही है सर एकदम सही। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है? अभी शांति है। अच्छा देखो ये एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट इसका मेन अप्रोच फाइनेंस की तरफ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर इसका जवाब करने का कोशिश करो। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है बट थोड़ा सा मैंने डिफरेंस के साथ। A company is considering its working capital investment and financial policies for the next year, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा फाइनेंशियल पॉलिसी सोच रहा है। तुम कौन हो? फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ। Estimated fixed assets and current liability for the next year are 2.60 and 2.34 crores respectively. Same to same fixed assets और current liability दे दिया। Estimated sales and EBIT depend on current assets investment, particularly inventories and book debts. Financial controller of the company is examining the following alternative working capital policy, जिसमें conservative है, moderate है, aggressive है। सेम टू सेम तीन डेटा दे दिया, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, एस्टिमेटेड सेल्स एंड ईबीआईटी, एकदम सेम तरीके से चल रहा है। अभी तक कहानी में ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन कहानी में थोड़ा चेंजेस है। आफ्टर इवेल्युएटिंग द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एडवाइज्ड द एडॉप्शन ऑफ द मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, जैसा कर होना चाहिए वैसा बोल दिया। The company is now examining the use of long-term and short-term borrowing for financing its assets. दोनों ही कर रहा है। The company will use 2.50 crore of the equity funds. Company will use 2.50 crore of the equity funds. The corporate tax rate is 35%. The company is considering the following debt alternatives. इक्विटी के लिए बोला 2.5 करोड़ का इक्विटी फंड इशू कर यूज करेगा, और कॉर्पोरेट टैक्स 35% है। अरे क्या देखो इत्तेफाक, देखो इस बार भी कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से फिर से गिरा के 35 कर दिया गया। अच्छा वो फॉरेन के लिए किया है, फॉरेन हम लिए 30 ही है। हाँ The company is considering the following debt financing policy: short term debt, long term debt. कंजर्वेटिव में शॉर्ट टर्म डेप्ट इतना, लॉन्ग टर्म डेप्ट इतना, मॉडरेट में इतना, और एक जरूर एग्रेसिव भी होगा
एग्रेसिव में भी इतना इतना। इंटरेस्ट रेट एवरेज, तो ये 12% है, 16% है। ये उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का 12% और लॉन्ग टर्म का 16%, सही है ना? हाँ, शॉर्ट टर्म में 12% और लॉन्ग टर्म में 16%। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी, अगेन नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस, रेट ऑफ रिटर्न, करंट रेशियो, and financing for each policy, net working capital positions, rate of return on shareholders equity and current ratio। एक इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे और एक है फाइनेंसिंग को। ये दोनों को यूज करके तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैसे ही करना है, बट इसमें फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखते हुए चलना है। ठीक है, जिसको समझ में आता है थोड़ा करते जाओ और बीच बीच में मेरा भी देखते जाओ तो देख सकते हो। चलो अच्छा, इस केस में करंट लायबिलिटी कितना बोला था? तो नोट डाउन कर लिया था 2.34, हाँ सही है 2.34। चलो सेम टू सेम पर्टिकुलर बना लो। ये ऑनलाइन में सब कर रहे हो ना? आवाज नहीं है किसी का? थोड़ा बहुत हाँ हूँ राम गंगा कुछ तो बोलो। ओके सर। यस सर। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। पर्टिकुलर दे दो, कंजर्वेटिव दे दो, मॉडरेट दे दो एंड एग्रेसिव दे दो। फिक्स एसेट्स का डेटा गिवन है, पुट कर दो। ABCD 1 2 3 जैसे करोगे अपना हिसाब याद रखना। 2.60 सब में है ना? 2.6 2.6 2.6। करंट लायबिलिटी 2.34 2.34 2.34 2.3। CA 4.5 4. मेमोरी काफी अच्छा है, ये भी अच्छा काम माइंड में बन जाना चाहिए। करंट एसेट्स का 4.5 3.9 2.6, वेरी गुड। 4.5 3.9 2.6। EBIT का क्या करें? वन पॉइंट 23 1.15 और 1 है ना? सर सेल्स क्यों नहीं लिख रहे? हाँ हाँ, सेल्स वहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे? एस्टिमेटेड सेल्स। एस्टिमेटेड सेल्स का यहाँ पर अभी जरूरत कुछ है नहीं सर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली दिया है, उसमें तो लास्ट क्वेश्चन भी था ना सेल्स का यूज। ठीक है, बट सेल्स का यूज किए थे क्या हम लोग? यूज किए थे कुछ? क्योंकि एज पर आवर इंफॉर्मेशन अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस में पूछता है ना उसके हिसाब से अगर कुछ ऐसे पॉइंट आता है जहां पर सेल्स का जरूरत होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज सेल्स लेने का काम यहाँ पर तो फिलहाल तो मिला नहीं है सर। ऐसे हर चीज का काम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अच्छा, EBIT 1.23, उसके बाद 1.15, फिर 1। अच्छा, ये सब तो मिल गया। अच्छा, टोटल एसेट्स भी ले लेते हैं ना, यानी करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट्स। इसका एज पर दी ABCD क्या होगा? A + C 7.1, उसके बाद 6.5 5.2। चलो यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। हाँ, यहाँ तक कहानी क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ तक करने के बाद एक मैंने डिफरेंस क्रिएट कर देना, क्योंकि इसके बाद यहाँ तक तो बस डेटा पुट हुआ है। अब क्या होगा? डेटा को एनालिसिस करके उसका आंसर होगा। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस C माइनस, क्वेश्चन में पहले वही पूछा था इसलिए मैं वो लिखा से, आप नॉर्मल भी कर सकते हो।
नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, करंट रेशियो। कोई बात नहीं, अगर आप आगे पीछे करो तो उतना मैटर नहीं करता। सी माइनस बी मैंने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस करो। 2.16 वेरी गुड, 1.56 वेरी गुड, 0.26 वेरी गुड। आरओए मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स 17.32%। ओह सॉरी, इधर नहीं, इधर हो। रिटर्न ऑन एसेट कैसे मिलेगा? डी बाई ई इंटू 100 ना, आणि ईबीआईटी बाई टोटल एसेट्स बाई इंटू 100 आणि 17 पॉइंट, अरे रिटर्न ऑन एसेट है ना, रेट ऑफ रिटर्न है ना, रिटर्न ऑन एसेट है वो तो परसेंटेज में आएगा ना। 17.32, 17.69 और 19.23। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। फिर सेम टू सेम करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी भी आ जाएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन की तरह सिमिलरली आ रहा है। ठीक है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी टी बाई बी 1.92, ये सेम नहीं आया लेकिन। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी करके देख ठीक से। 4.5 बाई 2.34, गड़बड़ मत कर, दिली मिस्टेक करेगा फिर खुद ही ढूंढते रहेगा क्या गलती क्या है। हाँ 1.1, थैंक यू सर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। कंक्लूजन डालो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जाना पड़ेगा। बट आप अच्छा लिख लिए सब कोई ऑनलाइन में? यस सर। ओके सर, चलो नेक्स्ट। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन थोड़ा खींच लेते हैं, जैसे लास्ट वन में भी खींचे थे। वही जस्ट पॉइंट को लिखो, क्योंकि इससे इसी के ऊपर आगे का कहानी डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग बाकी है। एंड एक्चुअली आपको 2 मिनट रुको, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का 2 हिस्सा है सर। अगर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग है, दोनों केस में तो ओवरऑल मतलब नहीं होगा, तुम देखो तो। वही तो मैं बोला 5 मिनट टाइम दो, अभी तुमको समझ में आएगा। कंजर्वेटिव पॉलिसी, सोचो कि तुम एक खुद रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ के कंपनी का सोल्यूशन मिले। ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ के कंपनी क्या करने क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। एक डॉक्टर का रिपोर्ट पढ़ने के बाद, ठीक है, जैसे मानो आप लोग पैथोलॉजी जाते हैं, पैथोलॉजी से रिपोर्ट आता है, कुछ कंपनी का रिपोर्ट पैथोलॉजी सेंटर का इतना भद्दा होता है कि डॉक्टर को भी खुद समझ में नहीं आता कि क्या रिपोर्ट जनरेट करके दिया है। ऐसा ऐसा भी पैथोलॉजी सेंटर है। जो लिखने वाले होते हैं ना, उसको जब उसको इंटरप्रेट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, समझ में नहीं आता। इसलिए डॉक्टर लोग कुछ स्पेसिफिक के पास जाने बोलते हैं कि भाई आप इधर ही जाओ। ठीक है, तो रिपोर्ट हमें भी पढ़ के भी समझ में आएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्लियर हो सकता है। फिर भी तो इंटरप्रिटेशन बहुत लोग ऐसा उल्टा सीधा करता है ना। देखना, अलग अलग जगह का अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी कभी कभी होता है। डिपेंड करता है कि कैसा सेंटर है कैसे है इसके ऊपर। कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या होता है? हाई लिक्विडिटी, अच्छा हाई लिक्विडिटी कौन से पॉइंट में बताया गया है? एफ एच या जी एच? एफ एच, सॉरी। हाई लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय एफ एच, है ना, क्योंकि एफ में मुझे नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस पता चला, और जी में, एच में मुझे करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी का पोजीशंस का पता चला। वेरी गुड सर। एफ एंड एच से पता चला, हर क्वेश्चन का सेम नहीं है। अच्छा, लो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चला? जी से।
एज एविडेंस बाय जी। जी ठीक है। अच्छा अब आता है एग्रेसिव पॉलिसी। एग्रेसिव पॉलिसी में क्या जवाब दोगे? लो लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय एफ एंड एच, एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय जी। ये तो बस रेगुलर काम था, कर दिए। हेंस एडवाइस मॉडरेट पॉलिसी, नहीं ना, मॉडरेट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, क्योंकि कंजर्वेटिव में ज्यादा हो जाएगा, एग्रेसिव में लो हो जाएगा, है ना। इसलिए मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी हम लोग एडवाइस करते हैं। हम कौन? फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। तो हिंस एडवाइस मॉडरेट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये वर्ड मिस मत करना, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब अगर आप यहां तक समझ रहे हो, अब आगे का कहानी क्या डिपेंड करेगा? हमें अभी उस फाइनेंसिंग पॉलिसी के थ्रू से कैलकुलेट करके बताना है कि क्या सिचुएशंस बनेगा, ठीक है। समझाता हूं। इसमें लिखो, सो फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम, second part of the sum, second part of the sum है, एक सेकेंड, हम लोगों का ये कितना आया था? करंट एसेट सेकेंड मॉडरेट का कितना था? 3.9 ना। एक सेकेंड में वही मैं आपको एक्चुअली याद दिला रहा हूँ क्या है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखो हम लोग अप्रोच कौन सा यूज करने बोल रहे हैं? 3.9 मैंने बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि ना तो आप कॉन्जर्वेटिव लो ना तो आप एग्रेसिव लो, ये दोनों क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। आपको बनना है विराट कोहली, तो विराट कोहली बनना है तो 3.9 यूज करना है करंट एसेट। अब आगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बाकी सब तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन करंट एसेट में सिर्फ 3.90 यूज होगा, ठीक है। कैसे? चलो समझाते हैं। आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन लेके सिचुएशन था ना, अब देखो आपको थोड़ा सा मेरे साथ चलो, आपको समझ में। तो सो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द सम 3.9 करंट एसेट पॉलिसी वी शुड यूज, ठीक है। तो इतना बस लिख 3.9 फाइनेंसिंग पर ईच पॉलिसी। यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, देखने में तो सेम ही लग रहा है बट कहानी में ट्विस्ट है। अब पर्टिकुलर कॉन्जर्वेटिव मॉडरेट एग्रेसिव, ठीक है। कॉन्जर्वेटिव मॉडरेट एग्रेसिव। फिक्स एसेट्स कितना डालेंगे क्वेश्चन में? जैसा फर्स्ट में बोला था 2.6 ही था ना जो क्वेश्चन में। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स इसमें भी 2.6, इसमें भी 2.6, इसमें भी 2.6, ठीक है। बट करेंट एसेट हम लोग क्या यूज करेंगे? मॉडरेट वाला, ठीक है। ये हम लोग मैंने बेसिकली आइडेंटिफाई करके देखे कि भाई मॉडरेट का ही करंट एसेट यूज करना चाहिए। तो 3.9 3.9 3.9 लास्ट बार क्या था? सबका अलग अलग था, इस बार अलग नहीं है।
टोटल एसेट क्या करेंगे, टोटल एसेट किसका यूज करें, मॉडरेट का टोटल एसेट कितना है, ठीक है, इसको यूज करना है। ये ऑलरेडी तो निकल चुका है ना, मॉडरेट का ही सब कुछ चूज करना है, क्योंकि यही तो एक फाइनेंस मैनेजर का एडवाइस है कि हम लोग मॉडरेट अप्रोच से चलेंगे तो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन सही रहेगा, समझे। पहले सबका निकालना तो इसके बाद ऑर्डर। हाँ, पहले सबका निकाल के फिर समझ में आएगा हो क्या रहा है, ठीक है, यही ट्विस्ट है इसका। तो इसमें मॉडरेट का सारा ऐड कर दिए, फिर टोटल का कितना है 6.5 6.5 6.5। अच्छा, फिर करंट लायबिलिटी कैसे आएगा, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही हम लोग यूज कर लेंगे। वेरी गुड सर, 2.34 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, इसको और कैलकुलेट नहीं करना है। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट आ जाता है, एक्चुअली ये जो करंट लायबिलिटी है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, करंट एसेट फाइनेंसिंग हो रहा है तो शॉर्ट टर्म होगा, तो इसको हम लोग SCL भी बोल सकते हैं, ठीक है। ई नेक्स्ट आ जाता है STD मैंने शॉर्ट टर्म डेब्ट। देखो शॉर्ट टर्म डेब्ट मेरा क्या बोला है, कंजर्वेटिव में 0.54, मॉडरेट में 1 और एग्रेसिव में 1.5 पुट करो। STD 0.54 1 एंड 1.5, ठीक है, यहां तक समझे। F करंट लायबिलिटी, सर करंट लायबिलिटी यहाँ पर फिर से एक बार देखना है क्योंकि वहां पर शॉर्ट टर्म था, इसमें नहीं, मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि आपका जो D पॉइंट है और जो E पॉइंट है इस दोनों को भी ऐड करना है, माने वहां पर पहले से जो करंट लायबिलिटी तुम्हारा आ रहा था और अभी जो शॉर्ट टर्म डेब्ट हुआ ये भी तो तुम्हारा लायबिलिटी है, तो इन दोनों को ऐड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो करंट लायबिलिटी यहाँ पर ऐड होना चाहिए, तो D प्लस E करो 2.88 3.34 3.84, ठीक है ना, समझ में आया ना। पहले जो था, अब नया सिस्टम में तो और एक आया ना डेब्ट लेने के बाद। अच्छा, अब आपका आएगा टोटल मैंने लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, LTD। LTD क्वेश्चन में गिवन था 1.12 0.66 एंड 0.16, ठीक है, पुट करो 1.12 और कितना था 0.66 एंड 0.16, ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर है ना। नहीं, अब इसमें एक ट्विस्ट आएगा, दैट इज क्या क्वेश्चन में कहीं पर नेट वर्थ का कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, नेट वर्थ माने इक्विटी ना, हाँ, द कंपनी विल यूज 2.50 करोड़ ऑफ द इक्विटी फंड्स, वो यूज करेगा, तो नेट वर्थ तो उसका गिवन है, इसका मतलब तो नेट वर्थ कितना हो जाएगा 2.5 2.5 एंड 2.5, ठीक है, जो जो पॉइंट मिल जाएगा वो सारा पुट करना है। आगे क्या आता है आई, अब चाहिए EBIT, अब चाहिए, अच्छा EBIT किसका लेंगे, मॉडरेट का EBIT लेंगे, मॉडरेट का EBIT लेंगे, माने अप्रोच वही रहेगा लेकिन EBIT मॉडरेट एग्रेसिव। मॉडरेट का EBIT कितना था रे 1 पॉइंट कहाँ गया 1.15, ठीक है 1.15, इसका ये EBIT मॉडरेट वाला इधर हम लोगों को पुट कर देना है जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.15 1.15 एंड 1.15 दे दिए,
अच्छा, और चीजें हैं, बहुत सारा चीज इसमें है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट पे इंटरेस्ट कितने का था? 12% है ना, और लॉन्ग टर्म में है 16%। तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट 12% ऑफ कौन सा पॉइंट में शॉर्ट टर्म डेट बोला गया था? ई में बोला गया था ना। हाँ, तो लगाओ अभी डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मैंने आप ऐसे लिखोगे तो समझ जाओगे। 12% ऑफ ई, 12% ऑफ ई माने ई का 12% कितना आएगा? 0.0648। समझ में आ रहा है सर? डेब्ट लिए थे उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं अभी। अच्छा, नेक्स्ट वाले का कितना होगा? 0.12। उसके बाद वेरी, हाँ सही है, 0.18 सही है। अच्छा, लॉन्ग टर्म का भी बोल दे। इंटरेस्ट ऑन एलटीडी, लॉन्ग टर्म डेब्ट 16% ऑफ 16% ऑफ जी, लॉन्ग टर्म डेब्ट जी में बोला है ना 0.17। नेक्स्ट का 0.1056। उसके बाद वेरी गुड सर, एल। अच्छा, अगर हमें ईबीआईटी पता है, इंटरेस्ट पता है, पीबीटी हो जाएगा। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने इंटरेस्ट को घटाओ। अगर मैं यहाँ पर अल्फाबेटिकली बताऊं तो आई माइनस जे माइनस के करो, आई माइनस जे माइनस के करो। ईबीआईटी से इंटरेस्ट दोनों को हटा दो, माने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इंटरेस्ट को हटाओ तो बिजनेस का पीबीटी मिलेगा। और प्लीज मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। जीरो पॉइंट 906, 0.9244, 0.94444। हाँ अच्छा ठीक है, 9 के बाद 4 बार 4 ले ले, 3 बार 4 ले ले, पॉइंट के बाद 4 डिजिट चलेगा। अच्छा हो गया सर, पीबीटी तक आ गया। पैट मिल जाएगा, पैट पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स बोला था 35%। तो एक काम करो ना, पैट का टैक्स का अलग से कॉलम मत बनाओ, पीबीटी का सीधा 65% मार दो ना। नहीं समझे? 35% करके टैक्स को निकालने से अच्छा है, क्योंकि हमें तो टैक्स यहाँ पर पूछा नहीं है, जस्ट टैक्स का अमाउंट को यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बस बोला है कि 35% टैक्स है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 35% कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, हम सीधा जो मेरा ईबीआईटी पीबीटी बन रहा है उसके ऊपर पूरा मार देंगे 65% ऑफ एल, एल माने पीबीटी। कितना होगा? ओए ठीक से बोल। 0.5889, थैंक यू। हाँ, हैप्पी बर्थडे का 0.6008। अरे हम तो पैट बिठा रहे हैं, टैक्स तो नहीं बिठा रहे। हाँ ठीक है, इस 65% निकालो, 35% होने से टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें टैक्स को कोई अगर चाहे ना इसमें और एक पॉइंट देके टैक्स देके कर सकते हो, फिर टैक्स का जो वैल्यू आएगा उसको माइनस करके फिर नेक्स्ट में लिखना है। हमें समझ गया, इसलिए बोला उसमें एक स्टेप तुम जाम कर सकते हो। हाँ कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, इट्स ओके। चलो बताओ, 0.5889 0.6008, 00886, उसके बाद 0.61386, 0.613। सही। अच्छा, एन, एन का मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस, पूछा था ना क्वेश्चन में, पूछा था नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस फाइनेंसिंग पॉलिसी के टाइम पे। अब आएगा एक एक आंसर, ये 3 निकालना है। ठीक है, हो गया, बस ये 3 आ जाएगा सर। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशंस कैसे आएगा? सीए माइनस सीएल। मुझे बताओ सीए माइनस सीएल कौन सा 2 पॉइंट में आपने कैलकुलेट कर लिया? बी और डी नहीं सर, ठीक से देख, एफ चेक कर, एफ फिर अलग से निकला ना, क्योंकि एक्स्ट्रा डेब्ट ऐड हुआ था इस बार। बी माइनस एफ होगा, बी माइनस एफ करो,
ठीक है, बी माइनस एफ करो, क्योंकि बी में क्या है, करंट एसेट्स है, और एफ में क्या है, टोटल करंट लायबिलिटी मिल जाएगा आपको। वेरी गुड सर। कितना आया गोपाल? 1.02, 0.56, 0.06। ठीक है, अच्छा बस लास्ट दो आंसर। ओ, ओ ना, क्या होगा? ओ, रिटर्न ऑन क्या चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछा था? रिटर्न ऑन, इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, तो कैसे मिलेगा? पैट बाय नेट वर्थ इंटू 100। हाँ, तो बोलो पैट कितना है? पैट कहाँ बोला है? एम में बोला है, एम बाय नेट वर्थ भी निकाले ना, वो कौन से पॉइंट में बोला है? इंटू 100 करो, पैट बाय नेट वर्थ इंटू 100, नेट वर्थ निकल जाएगा फिर। पैट बाय नेट वर्थ इंटू 100, एम बाय एच इंटू 100 करो, 23.56। वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो। वेरी गुड सर, 24.03 और 24.554 55, और 55 रखो सर, 24.55 तक रखो, बस हो गया। और कुछ पूछा था? ओ सी है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी पूछा था, करंट रेशियो एक्चुअली, सी ए बाई सी एल, बी बाई एफ करो, बी बाई एफ, बी बाई एफ करो, 1.35, 1.17 और 1.01। ठीक है, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन आया, इसका कंक्लूजन घर पे लिख के आना, ये होमवर्क है, और सब मेरे को मंगलवार के क्लास में दिखाना। ठीक है, ठीक है, क्यों, वो पॉइंट वाइज बताना है कि कौन सा पॉइंट आपको बता रहा है कि इसके कारण आपको मॉडरेट करना है, कहाँ एग्रेसिव है, कहाँ मॉडरेट है, कहाँ कंजर्वेटिव है इस। ठीक है, तो प्लीज ये मेरे को लिख के आना और मेरे को दिखाना। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि एनालिसिस करना आ गया। तो ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझे? चलो छुट्टी आज। क्वेश्चन भेज देंगे, एक बार याद दिलाना अगर बाई चांस भूल जाए। आपका प्लेलिस्ट कल तक मैं पूरा आपका प्लेलिस्ट रेडी करके देता हूँ। ठीक है, सवाई बुझते पारलो तो? अयन, अभिजीत, श्रेयस्मिता, अंकिता, शालिनी, नील, क्लियर तो सर? सर ओके सर, यस सर। ओके सर, बाय फिर, टाटा। क्वेश्चन कलेक्ट कर लेना और कॉपी में उतार लेना, बाकी चर्चा मंगलवार करेंगे। बाय सर।